तो दोस्तों, उस वीडियो के अंदर कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे कि गाड़ी के गियर्स भी अटकते हैं, गाड़ी के गियर्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, गियर अच्छे से एंगेज नहीं हो पाते। तो मैं आपको बता दूं, गाड़ी के गियर्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण चांडिले और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने टाटा अल्ट्रोज की कुछ कमियों के बारे में मैंने बताया था और ये भी बोला था कि टाटा मोटर्स को उन कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे कि टाटा अल्ट्रोज का प्रीमियम एक्सपीरियंस बना रहे। और टाटा मोटर्स ने उस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्ड भी किया था, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो उसी वीडियो के ऊपर एक अपडेट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मेरी किस किस चीज़ का उन लोगों ने रेजोल्यूशन निकाला है अब तक और कौन सी चीज़ रह गई है, उनके ऊपर क्या प्रोग्रेस उन लोगों ने मेरे को अब तक बताई है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा जो टेलमोस के जो सर्विस मैनेजर हैं विनोद जी और जो वहाँ के एरिया मैनेजर हैं श्यामवीर पूनिया जी। उन लोगों ने शुरू से लेके आखिर तक मेरा बिल्कुल अच्छी तरीके से मेरे को सुना, मेरा साथ दिया। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोज करने में, एक्चुअली डायग्नोज तो उन लोगों ने करनी थी, लेकिन एक कस्टमर को सुनना होता है, समझना होता है कि कस्टमर क्या मतलब कहना चाहता है और उसके बाद क्या उसका पॉसिबल सॉल्यूशन निकल सकता है। तो उन लोगों ने बिल्कुल आगे बढ़ के मेरा साथ दिया इस चीज़ के अंदर। और मैं फीडबैक में देना भूल गया था, जब मेरी गाड़ी का काम हो गया था, मैं एक्चुअली में बिजी हो गया था, तो उन लोगों ने आगे से कॉल करके मेरे से फीडबैक लिया। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, फील गुड करवाती है कि हाँ, आपकी बात भी सुनी जा रही है टाटा मोटर्स के अंदर। जो कि टाटा मोटर्स अपनी सर्विस के लिए प्रीवियसली बदनाम थी। पहले का मेरे को पता नहीं, लेकिन अब तक मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा टाटा मोटर्स का सर्विस के साथ, वो मेरा बहुत ही अच्छा रहा है, टू बी फ्रैंक। तो अब बात कर लेते हैं कि मेरी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हुआ है और उसके बाद बात करेंगे कौन सी प्रॉब्लम रह गई हैं। तो सबसे पहले जो मेरा सॉल्यूशन हुआ है वो डिफॉगर का इशू है। ये एक एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसके अंदर क्या था कि जब आप डिफॉगर को सामने विंडशील्ड पे चलाते थे और उसके 4-5 मिनट के बाद जब आप डिफॉगर को दोबारा से हवा को आप सामने के वेंट से लेके आते थे तो वो अटक जाता था, वो सामने के वेंट पे नहीं आता था। यहाँ पे सिस्टम दिखा देता था कि मोड चेंज हो गया है, लेकिन हवा यहाँ से आती नहीं थी। तो उन लोगों ने इस चीज़ के लिए गाड़ी को डायग्नोज किया और उन लोगों को डायग्नोज में पता लगा कि जो गाड़ी की जो एक्चुएटर मोटर है उसकी कैलिब्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है। तो उन लोगों ने जो भी एरर कोड थे उनको क्लियर किया और गाड़ी की एक्चुएटर जो मोटर है उसको दोबारा से कैलिब्रेट किया। और कैलिब्रेशन के बाद फिर मेरी गाड़ी तब के बाद 250 से 300 किलोमीटर चल चुकी है। और उस पूरी ट्रिप के अंदर मैं गाड़ी को इसी तरीके से मैं टेस्ट करते आ रहा था। मैं यहाँ से मोड चेंज कर रहा था, यहाँ से मैं मोड चेंज कर रहा था बार बार, और जो हवा का जो फ्लो है वो मैं सामने विंडशील्ड पे कर देता था। लेकिन और उसके थोड़ी देर बाद 5 से 7 मिनट के बाद मैं दोबारा से मैं मोड चेंज कर देता था, तो मोड अब चेंज हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। और ये जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम आई थिंक कि अब सॉर्ट आउट हो चुकी है, क्योंकि तब के बाद भी मैं काफ़ी बार मैं ट्राई कर चुका हूँ। अभी मैं वीडियो बनाने से पहले भी मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है। तो ये जो मोड है, ये मोड अब चेंज हो रहा है। तो एक्चुएटर मोटर की उन लोगों ने दोबारा से कैलिब्रेशन की और जो भी एरर कोड थे उनको क्लियर कर दिया। तो ये जो मेरी प्रॉब्लम थी डिफॉगर की, ये यहाँ से इन लोगों ने सॉर्ट आउट कर दी है। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो स्टार्ट स्टॉप स्विच की थी। यहाँ से जो पेंट है वो पेंट उखड़ना शुरू हो गया था स्टार्ट स्टॉप स्विच का। तो उन लोगों ने इस पार्ट को चेंज कर दिया, ये अंडर वारंटी चेंज हुआ है। और ये जो स्विच है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं इसको ऐसे खुरच के देखा मैंने, तो ये देखिए पेंट कहीं से भी नहीं निकल रहा है। अब की बार जो ये स्विच है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी फील हो रही है। नहीं तो उस स्विच के अंदर हल्का सा खुरचते ही जो ये पेंट था, ये पेंट यहाँ पे ऐसे नाखून के अंदर लगना शुरू हो गया था और यहाँ से उतरना शुरू हो गया था। मतलब इतना बेकार क्वालिटी का पेंट था। तो अब की बार ये जो बटन है, ये बटन अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे लग रहा है। अभी तक तो है, आगे का जो भी है वो बाद की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। तो ये जो 2 इशू थे जो उन्हें रिजॉल्व कर दिए। तीसरा जो इशू था वो जर्किंग से रिलेटेड था। जर्किंग का एक्चुअली मैं आपको पहले बताना भूल गया। तो जर्किंग का कुछ ऐसा है कि जब गाड़ी आपकी नई होती है तब जर्किंग का इशू काफ़ी ज़्यादा होता है। जो मैंने फील किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी मेरी गाड़ी जैसे 8,340 किलोमीटर चल चुकी है, देखिए 8,340 किलोमीटर चल चुकी है, तो अब मुझे जर्किंग उतनी फील नहीं होती। कभी कभार रैंडमली सेकंड गियर में आप गाड़ी हल्का सा झटका दे देती थी, लेकिन उतनी ज़्यादा जर्किंग फील नहीं होती थी जितनी की गाड़ी जब आपकी
1500-2000 किलोमीटर तक ही चली थी, उस टाइम पे जो जर्किंग फील होती थी। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब गाड़ी आपकी अच्छी चल जाएगी, इंजन अच्छे से ट्यून हो जाएगा, तो जर्किंग का इशू आपका कुछ हद तक चला जाएगा। पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ हद तक चला जाएगा। और दूसरा, उन लोगों ने जर्किंग के इशू के लिए जो उनके पास जो रेजोल्यूशन आया था टाटा मोटर्स की तरफ से, उसके अंदर उन लोगों ने जो स्पार्क प्लग का गैप है, स्पार्क प्लग के गैप को उन लोगों ने कैलिब्रेट किया, ठीक किया। जो भी उनका रिकमेंडेड गैप होता है उस गैप तक उसको लेके आए, कम या ज़्यादा जो भी करना होता है। और जो क्लच प्लेट की जो एडजस्टमेंट है यहाँ से पैडल में से, ये जो पैडल है, पैडल में से क्लच प्लेट की जो एडजस्टमेंट है उसको थोड़ा सा उन्होंने ठीक किया। तो इन सब चीज़ों से जो है प्रॉब्लम पूरी तरीके से दूर तो नहीं हुई, हालांकि कुछ हद तक वो प्रॉब्लम ठीक हुई है, लेकिन पूरी तरीके से दूर नहीं हुई। तो इसको मैं 100 कहूँगा, ठीक हो भी गई, नहीं भी हुई है। तो कुछ लोग स्पार्क प्लग को एक बार चेंज करके आप लोग एक बार चेंज करवा लीजिए, देख लीजिए, हो सकता है कि आपकी गाड़ी की जर्किंग के इशू में इम्प्रूवमेंट आ जाए, वो उतनी ज़्यादा जर्क ना करे। बाकी इस चीज़ के ऊपर अभी काम चल रहा है प्लांट के अंदर, तो जो भी उसको चेक कर रहे हैं। तो ये जो 3 इशू थे, ये 3 इशू लोगों ने मेरे एड्रेस किए। जो इशू मेरे रहते हैं वो एक तो फ्यूल पंप की साउंड है। फ्यूल पंप की साउंड के लिए अभी बैक एंड पे काम चल रहा है, वो लोग चेक कर रहे हैं। फ्यूल पंप की साउंड अभी भी आ रही है, और ये हर गाड़ी के अंदर आ रही है, नई हो चाहे पुरानी हो, कोई भी गाड़ी हो, उसके अंदर ये आवाज़ आ रही है। तो फ्यूल पंप के लिए उन्होंने बोला कि आपका फ्यूल पंप जो है वो चेंज कर देंगे, तो मैंने मना कर दिया कि चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आएगी। 1-2 यूज़र्स जो अल्ट्रोज़ के ओनर्स हैं, उनके साथ मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि उनका फ्यूल पंप चेंज हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आवाज़ नहीं गई। तो मैंने मना कर दिया कि बेकार में फ्यूल पंप चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप लोगों के पास एक साउंड सॉल्यूशन आ जाए, इस चीज़ का अच्छा सॉल्यूशन आ जाए, तब आप बताइएगा क्या करना है। अदरवाइज़ अभी तक के लिए तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो अभी जो मैंने प्रॉब्लम्स मैंने गिनाई थी, उसके अंदर से एक तो फ्यूल पंप की जो साउंड है वो अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, और जो जर्किंग का जो इशू है वो पूरी तरीके से गया नहीं है। कुछ हद तक उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो ये 2 इशू कह सकते हैं कि अभी पेंडिंग है। लेकिन जो डिफॉगर का जो इशू था और जो स्टार्ट स्टॉप स्विच का जो इशू था, ये जो इशू है ये मेरे कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुके हैं, और गाड़ी के अंदर अभी कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी मेरी बढ़िया चल रही है, मस्त चल रही है। तो दोस्तों, उस वीडियो के अंदर कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे कि गाड़ी के गियर्स भी अटकते हैं, गाड़ी के गियर्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, गियर अच्छे से एंगेज नहीं हो पाते। तो मैं आपको बता दूं, गाड़ी के गियर्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार 10 में से 1 या 2 बार गाड़ी का जो बैक गियर है, बैक गियर के अंदर प्रॉब्लम आती है, और वो भी तब आती है जब आप गाड़ी के बैक गियर को, आप जैसे गाड़ी आपकी मोशन में है, आप तुरंत गाड़ी को रोक के और बैक गियर लगा देते हो। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड जो कंपनी ने तरीका बताया वो ये कि आप गाड़ी को पूरे हॉल्ट पे लेके आइए, न्यूट्रल कर दीजिए, 5 सेकंड का वेट कीजिए, उसके बाद बैक गियर लगाइए। तो उसके बाद फिर आपके बैक गियर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस को लेके भी कुछ लोगों के मन में डाउट चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए वही फिर बलिनो की बात आ जाती है। बलिनो का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है। दोनों के अंदर सिर्फ 5 mm का डिफरेंस है, और 5 mm का जो डिफरेंस है अगर वो कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो वो आधा सेंटीमीटर ही होता है। तो आधे सेंटीमीटर के डिफरेंस में कोई क्या ही उखाड़ लेगा। अगर कोई गाड़ी लगनी होगी, अगर 165 mm में लगी है, तो वो 170 mm में भी वो नीचे लग सकती है। हालांकि अब तक मेरी गाड़ी कहीं पे भी नहीं लगी है। तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफ़ी अच्छा है। बेकार में लोगों ने हवा बना रखा है ग्राउंड क्लियरेंस को लेके, जब दूसरे हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी के अंदर इतना ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। स्विफ्ट के अंदर 163 mm है, उसके अंदर कोई कुछ नहीं कहता। बलिनो के अंदर 170 mm है, उसके अंदर भी कोई कुछ नहीं कहता। तो अल्ट्रोज के बारे में मतलब क्यों, किस लिए आप ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में आप बातें करते हो? तो ग्राउंड क्लियरेंस को लेके मिथ है, वो मिथ ही है, कोई उसके अंदर सच्चाई नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस आपका अगर आप ध्यान से चलाएंगे तो गाड़ी आपकी आराम से निकलेगी हर जगह से। गियर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है। बाकी देखिए, कोई दूसरा बंदा कैसे गाड़ी चलाता है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। गियर्स को आराम से आप इंगेज कीजिए, गियर अच्छे से इंगेज होंगे। तो ये जो था एक छोटा सा अपडेट था मेरा, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई थी, और जो प्रॉब्लम्स लोगों को लग रही हैं उनको थोड़ा सा मतलब मैंने बताया कि वो प्रॉब्लम्स सही में प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।